सो क्लास, आज की क्लास में हम प्रदीप के अकॉर्डिंग, ठीक है, फिजिक्स की सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे एंड दैट सेकेंड यूनिट इज बेस्ड ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड यूनिट में आपके दो चैप्टर्स होंगे जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज हम जस्ट चैप्टर 1 के ऊपर बात करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, सो जो आपका चैप्टर 2 सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 2A, दैट इज, इसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है क्लास, ठीक है। तो अगर हम प्रदीप के अकॉर्डिंग बात करें तो आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस यूनिट में, सेकेंड यूनिट में दो चैप्टर्स हैं आपके पास। हम बात करेंगे पहले चैप्टर 2A इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस पे। ठीक है, अगर हम सेकेंड यूनिट को देखें, अगर हम इसका एक बेसिक ओवरव्यू लें, तो आप देखोगे कि सेकेंड यूनिट में को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, चैप्टर 2A एंड चैप्टर 2B। जो चैप्टर 2A होता है आपका, इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ईएमएफ क्या है, तो इससे रिलेटेड हम टर्म्स डिस्कस करेंगे। एंड देन जब हम सेकंड चैप्टर पे जाएंगे, चैप्टर 2B पे, तो वहाँ हम स्ट्रिक्टली, आप देखना, न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे, सर्किट वाले क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ठीक है, यानी कि आपका रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, पैरेलल में होता है तो क्या होता है, देन किरचॉफ्स लॉ से कैसे हम एक्ट करते हैं, पोटेंशियोमीटर क्या है, मतलब एप्लीकेशन पार्ट। तो अगर हम सेकंड यूनिट की बात करें तो सेकंड यूनिट आपका मेजॉरिटी जो पोर्शन होता है वो सर्किट वाले न्यूमेरिकल्स और सिंपल न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड होता है। इस चैप्टर से रेयरली आप थ्योरी देखोगे। ठीक है, तो यूनिट 2 में हमें पता है कि इसका जो मेजर चंक होता है वो न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड होता है। तो इस चैप्टर में हमारा जो मेन टारगेट भी होगा ना, वो न्यूमेरिकल्स ही होंगे। तो हम इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। सो एक रिक्वेस्ट है क्लास मेरी, फर्स्ट यूनिट में आपने जो किया, जैसे किया, ठीक है, उसको आप करते रहो बैकग्राउंड में, बट सेकेंड यूनिट प्लीज़ आप मेरे साथ साथ चलना। सेकेंड यूनिट में पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारा हमने डिस्कस नहीं किया, जस्ट एक ही यूनिट तो हुई है, वो आप कवर कर सकते हो। लेकिन अगर सेकेंड यूनिट में भी हम आगे निकल गए और आप पीछे रह जाओगे तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। सो प्लीज़ क्लास, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ सेकेंड यूनिट में आप मेरे साथ साथ चलेंगे। अगर मैंने कहा है कि आज ये 10 न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं या आपको करके लाने हैं, घर से डिस्कस करने चाहिए हमें, तो आपको वो करना ही है। आप देखो कैसे टाइम मैनेज कर रहे हो आप। ठीक है, तो वो आपको करना ही करना है। ठीक, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2A, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। अब हम इसके डिस्कशन पे आते हैं। ठीक है, कि आपका इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस क्या होता है, हम इसके जरा डिस्कशन पे आते हैं। क्लियर क्लास? तो आप देख रहे हो कि हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं, हमारी जो यूनिट है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको समझने के लिए हम एक बेसिक फंडे से, एक बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस से क्लास, मेरे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर ए, एंड मेरे पास एक दूसरा कंडक्टर है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा, तो प्लीज अपना माइक्स ऑन कर लेना जब मैं आपसे कुछ पूछूं। चलिए, सो मेरे पास दो कंडक्टर हैं, कंडक्टर ए एंड कंडक्टर बी। ठीक है, इनिशियली दोनों ही अनचार्ज्ड हैं, दोनों पे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, ठीक, आपको पता है हम किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं हमारे पास। हम फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज डेवलप कर सकते हैं, इंडक्शन के थ्रू, बिना फिजिकल कांटेक्ट में लाए चार्जिंग बाय इंडक्शन से हम चार्ज डेवलप कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर ए के, सॉरी, कंडक्टर ए के ऊपर हम एक चार्ज लेके आते हैं। लेट अस से इसके ऊपर जो चार्ज है वो है पॉजिटिव चार्ज, हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है। एंड जो आपका कंडक्टर बी है उसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया है। ठीक है, इस तरीके से दोनों को हमने अलग अलग चार्ज किया है। ठीक है, तो अब आप देखो आपके पास कंडक्टर ए और कंडक्टर बी दोनों पे चार्ज है। ठीक है, और दोनों पे चार्ज, एक पे पॉजिटिव है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक का पोटेंशियल पॉजिटिव है
जबकि दूसरे का पोटेंशियल नेगेटिव है। क्लियर? अब आप जानते हो क्लास कि जो चार्ज है वो हमेशा मूव करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। ठीक है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इस एग्जांपल में, इस केस में आपका चार्ज कहां से कहां तक मूव करेगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? मैं आपको कुछ ऑप्शंस देता हूं। ऑप्शन ए, चार्ज जाएगा ए से बी की तरफ। ऑप्शन बी, चार्ज जाएगा बी से ए की तरफ। ठीक है, या फिर सी, नो मूवमेंट ऑफ चार्ज। क्या लगता है आपको किस केस में क्या होगा? ठीक, बिफोर प्रोसीडिंग टू द सॉल्यूशन मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। आपको पता है चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, तो आप मुझे बताओ इस केस में क्या होगा, कौन से ऑप्शंस ट्रू होंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। चलो फटाफट एक एक करके बात करते हैं। चलो राहुल बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? हाँ राहुल फटाफट यार। हाँ राहुल बोलो, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बी नंबर। चलो बी ठीक होगा। चलो सिद्धार्थ बताओ कौन सा ठीक होगा, कौन सा ऑप्शन ट्रू है? भाई सी। सी होगा। चलो क्यों होगा ये भी बताते जाओ। भाई इसमें हमें पोटेंशियल के बारे में पता है कुछ। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल है, एंड पॉजिटिव पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव नहीं पोटेंशियल से ज्यादा ही होता है। हाँ बोलो बोलो बोलो। भाई मूवमेंट तो फिर भी नहीं होगा, कोई कांटेक्ट नहीं है इन दोनों के बीच में। चलो अच्छा, ठीक है, अच्छा चलो ये भी बात मान लेते हैं। और किसी का कोई एक बार निखिल बताओ, निखिल। हाँ इस केस में क्या होगा? तो ए से बी की तरफ मूव होना चाहिए। ठीक है, अच्छा गगन एक बार बताओ, गगन क्या होना चाहिए? ए से बी होगा भाई। ए से बी होगा। चलो तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, तरुण रह गया, तरुण से बाद में पूछ लेंगे। ठीक, चलो तो मैं आपको बताता हूँ। इस केस में जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो जो सिद्धार्थ ने आंसर दिया वो करेक्ट है। ऑल्दो उसने जो आर्ग्यूमेंट दिया वो थोड़ा करेक्ट नहीं है। ठीक है, उस पर हम बात कर लेते हैं। अब देखना जरा क्लास, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि दो बॉडीज हैं या दो कंडक्टर्स हैं, दोनों के ऊपर कुछ चार्ज है। ठीक है, जैसे मैंने कहा बॉडी ए है बॉडी बी है, दोनों पर चार्ज है, दोनों के ऊपर पोटेंशियल है और दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। सो चार्ज के मूवमेंट में जो नेक्स्ट चीज हेल्पफुल होती है, चार्ज के मूवमेंट में जो नेक्स्ट चीज हमें देखना होता है वो ये कि चार्ज फ्लो कैसे करेगा। ठीक है, क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है, क्या हमारे पास ऐसा मीडियम है जिससे चार्ज फ्लो करे? सो अगर आप देखोगे तो आपके कंडक्टर के बीच में यहां पर क्या है? एयर है। कुछ नहीं है तो हम अज्यूम कर रहे हैं यहां पर एयर है। ठीक है, तो इस केस में कंडक्टर ए से कंडक्टर बी की तरफ चार्ज मूव होता अगर बीच में एयर नहीं होती तो, क्योंकि एयर एक इंसुलेटर होती है। आई रिपीट, एयर एक इंसुलेटर है और वो जो इंसुलेटर है वो चार्ज को ए से बी की तरफ मूव नहीं होने दे रही है। दैट मीन्स क्लास, दो दो कंडक्टर्स के अक्रॉस अगर हम चाहते हैं चार्ज का मूवमेंट हो तो वो तभी पॉसिबल है whenever there is a conducting medium। रिपीट कर रहा हूं, whenever there is a conducting medium between the two। तो अगर मैं कहता हूं कि मैं इनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, मैं इसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देता हूं, तो इस केस में चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा कंडक्टर ए से कंडक्टर बी की तरफ। जब तक कंडक्टर ए और कंडक्टर बी के बीच में कोई कंडक्टिंग मीडियम नहीं होगा, एक कंडक्टिंग लिंक नहीं होगा, तब तक चार्ज ए से बी की तरफ मूव नहीं करेगा। ठीक है, पिछले एग्जांपल में वो क्यों नहीं मूव कर पा रहा था? क्योंकि एयर जो है वो एक इंसुलेटर है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, एयर इज एन इंसुलेटर, जिसकी वजह से चार्ज आपका मूव नहीं कर रहा था। जैसे ही मैंने उसे एक कंडक्टर से, ठीक है, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, अब चार्ज इजीली फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखना क्लास, मैंने अगर ये कहा कि ए के ऊपर जो पोटेंशियल है लेटेस्ट से वो V1 है, बी के ऊपर जो पोटेंशियल है वो V2 है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा V1 माइनस V2। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम मेंटेन्ड रखते हैं, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि कंसिस्टेंटली ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये मेंटेन्ड है, तो आपका चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो होना शुरू हो जाएगा ए से बी की तरफ।
ठीक है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस हम मेंटेन रखें तो इस केस में चार्ज कंडक्टर ए से कंडक्टर बी की तरफ कंटिन्यूअसली फ्लो होगा। जब किसी सर्किट में या ऐसे सिस्टम में आपका चार्ज कंटिन्यूअसली एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो करता है तो इस फ्लो ऑफ चार्ज को हम कहते हैं फिजिक्स में करंट। तो फिजिक्स में इस फ्लो ऑफ चार्ज को ही कहा जाता है करंट। सो करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारे एग्जांपल में हमारे पास दो कंडक्टर थे जिसको हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया हुआ है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने मेंटेन किया है। तो चार्ज क्या होगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ये मूवमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये पोटेंशियल डिफरेंस आप मेंटेन रखोगे। जैसे ही दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, चार्ज का फ्लो होना भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम किसी भी सर्किट में कहते हैं कि चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, दैट मींस फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसी को हम कहते हैं करंट। फिजिक्स की भाषा में इसी को कहा जाता है करंट। एंड फिजिक्स की वो ब्रांच जो डील करती है करंट और उससे एसोसिएटेड टर्म्स के साथ, उससे एसोसिएटेड फील्ड के साथ, उसी को हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद चार्जेस इन मोशन, ठीक है। जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो उससे डील करने के लिए जो फिजिक्स की ब्रांच बनाई गई है उसी को हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आपको पता है जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो उसके लिए फिजिक्स की जो ब्रांच है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील करता है जब चार्ज रेस्ट में होता है। तो आपने देखा पिछले 4 चैप्टर्स में, पिछली यूनिट में हमने डिस्कस किया था चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या क्या होता है। तो वहां पर हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में अब हम क्या करेंगे, जब चार्ज मोशन में होता है तो क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड फिजिक्स के इसी ब्रांच को हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद चार्जेस इन मोशन। जो मोशन में होने वाले चार्जेस से डील करता है उसी को हम क्या कह देते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लास इज दिस क्लियर? यस भाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम कैसे चैप्टर में बढ़ेंगे? क्लियर? क्लियर? चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं, दिस इज शीट नंबर 1। यहाँ पे नाम देते हैं स्पेस जहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट शीट पे जब हम आएंगे तो अब मैं एक एक करके कुछ टर्म्स को डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, आपकी डेफिनेशंस के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से देखना, ठीक है। तो करंट मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा, पहले मैं बात कर लेता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है, जो हमने जस्ट अभी डिफाइन किया है तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with charges in motion, ठीक है। तो आपको याद होगा 11th क्लास में भी हम डिस्कस करते हैं, जब फ्लूइड्स रेस्ट पे होता है तो हाइड्रोस्टैटिक्स, जब फ्लूइड मोशन में होता है तो हाइड्रोडायनेमिक्स। उसी तरीके से चार्ज जब रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और चार्ज जब मोशन में होता है तो उसी को हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी कहते हैं या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है क्लास। चलिए, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक तो हमने समझ लिया, तो हमें इतना समझ में आ रहा है कि अब से हम जब भी कभी बात करेंगे, यानी कि इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे, दो चीजें हमें देखने को मिलेंगी, एक चार्ज का फ्लो हो रहा होगा एंड दूसरा चार्ज का जो फ्लो होगा वो कंसिस्टेंट होगा, मतलब लगातार चार्ज फ्लो हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि चार्ज फ्लो हो रहा है फिर रुक जा रहा है, फिर फ्लो हो रहा है फिर रुक जा रहा है, नहीं। तो चार्ज का फ्लो होगा और चार्ज का फ्लो कंसिस्टेंट होगा, मतलब लगातार चार्ज जो है वो फ्लो करेगा, ठीक है। अब देखना क्लास, जब हम कहते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जब हम कहते हैं कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हमने कहा भाई चार्ज है हमारे पास Q, वो फ्लो हो रहा है A से B की तरफ। तो चार्ज बेसिकली क्या है, इस चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, इस सिस्टम में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसीलिए ये जो चार्ज होता है इसे हम कहते हैं करंट कैरियर्स। दीज चार्ज पार्टिकल्स जिनके फ्लो होने से सर्किट में करंट फ्लो होता है उन्हें हम कहते हैं करंट कैरियर्स। तो करंट कैरियर्स बेसिकली क्या है, वो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो किसी सर्किट में डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करके सर्किट में करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है, जिन चार्जेस के कंसिस्टेंट और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो होने से सर्किट में करंट डेवलप हो रहा है,
उन्हीं चार्जेस को हम करंट कैरियर्स कहते हैं। तो करंट कैरियर्स के केस में या करंट कैरियर्स हम तब कहेंगे जब वो चार्ज पार्टिकल होगा, नंबर वन, दूसरा वो मोशन में होगा, एंड नंबर थ्री एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ स्पेसिफिक डायरेक्शन बोलना क्यों जरूरी है, इसको आप ऐसे भी समझो। जब भी हम किसी कंडक्टर को देखते हैं, ठीक है, अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कंडक्टर को देखूं तो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक कंडक्टर, सिंपल कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं अभी, हर फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहा होता है। ठीक है, हर फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा। तो अब आप देख सकते हो इस एग्जांपल में कंडक्टर के अंदर चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करता है, वो मोशन में भी है। लेकिन क्या आप अगर किसी कंडक्टर को जो किसी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, अगर हम उसे टच करते हैं तो क्या हमें करंट फील होता है? क्या उस सर्किट में करंट है? अगर मैं डिवाइस से उसका करंट मेजर करूं तो क्या उसमें करंट आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? हमने तो कहा फ्लो ऑफ चार्ज को ही करंट कहते हैं। तो यहाँ पर तो करंट भी है और वो फ्लो भी कर रहा है, चार्ज भी है और वो फ्लो भी कर रहा है। तो क्यों नहीं करंट प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे? बिकॉज यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफिक नहीं है। अगर हमारे सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो होंगे तभी सर्किट में करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो याद रखना क्लास, किसी भी सर्किट में अगर हम कहते हैं करंट फ्लो हो रहा है तो वो तीन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर वन, चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, नंबर टू वो मोशन में होना चाहिए, नंबर थ्री स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो मोशन हो रहा हो। क्लियर? तो जैसे मैंने कहा कि अगर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाएं तो हम देखेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है क्लास, चलिए, तो किसी भी सर्किट में, ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए बताया था, किसी भी सर्किट में अगर हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं और वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में, एक यूनिक डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहे हैं, तो उस सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, करंट नहीं दिखेगा हमें। दैट्स वाई हमने कहा करंट कैरियर्स क्या होते हैं। करंट कैरियर्स वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। ठीक है, करंट कैरियर्स की, दोज चार्ज पार्टिकल्स those charged particles which flow in a definite direction which flow in a definite direction to constitute a current, to constitute a current। कहाँ पे? in the circuit। ठीक है क्लास, कोई प्रॉब्लम तो प्लीज पूछो यहां तक। क्लास क्लियर? करंट इलेक्ट्रिसिटी, हम इस चैप्टर में जैसे मैंने कहा है हम बेसिक कॉन्सेप्ट से बात करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड कॉन्सेप्ट इज करंट कैरियर्स। तो करंट कैरियर्स क्या होते हैं? वो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो होते हैं टू कॉन्स्टिट्यूट अ करंट इन द सर्किट। तो आपने देखा क्लास कि हमने डिस्कस किया करंट कैरियर्स, तो यानी कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी सर्किट के अंदर वो चार्ज पार्टिकल्स जो एक यूनिक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं और सर्किट में जिनकी वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है, करंट बनता है जिनकी वजह से, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? करंट कैरियर्स। अब करंट कैरियर्स को डिस्कस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता है हमारे पास जो सिस्टम होता है वो अलग अलग तरीके के सिस्टम्स होते हैं हमारे पास। हमारा सिस्टम सॉलिड भी होता है, हमारा सिस्टम लिक्विड भी हो सकता है, हमारा सिस्टम गैसियस सिस्टम भी हो सकता है। तो क्या हर केस में हमारे जो चार करंट कैरियर्स हैं, क्या हर केस में हमारे करंट कैरियर सॉलिड सिस्टम में, लिक्विड सिस्टम में और गैसेस सिस्टम में, क्या तीनों केसेस में हमारे करंट कैरियर सेम होते हैं? तो आंसर इज नो। हर सिस्टम में, हर स्टेट ऑफ मैटर के लिए हमारा जो करंट कैरियर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो क्या होता है जरा उस पर बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे करंट कैरियर्स इन, ठीक है, चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले सॉलिड, किसी भी सॉलिड में जो करंट कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाँ जी क्लास, किसी भी सॉलिड में, यानी कि सॉलिड, ऑब्वियसली मैं यहाँ सॉलिड बोल रहा हूँ, सॉलिड से मेरा मतलब है सॉलिड कंडक्टर। ठीक है, क्योंकि जब तक कंडक्टर नहीं होगा तब तक हम यहाँ पर करंट कैरियर्स की बात ही नहीं कर सकते। ठीक, तो जब मैं कहता हूँ सॉलिड तो मेरा मतलब है सॉलिड कंडक्टर। ठीक, एक काम करते हैं, इसको पूरा लिख ही देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, ताकि सॉलिड
कंडक्टर। तो किसी भी सॉलिड कंडक्टर में हमारे करंट कैरियर्स क्या होते हैं, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो किसी भी सॉलिड कंडक्टर में जो करंट कैरियर्स होते हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में एग्जिस्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स ही आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो किसी भी सॉलिड कंडक्टर में जो करंट कैरियर्स होते हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को ही कई बार आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कह देते हो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर्स। ठीक है क्लास? हाँ जी क्लास, ठीक है। यस भाई। चलो नेक्स्ट है लिक्विड्स। अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स के केस में करंट कैरियर्स कौन से होते हैं? ठीक है, तो आपको पता है जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बड़ा कॉमन सा है, हम हमेशा बात करते हैं केमिस्ट्री में, कॉपर सल्फेट होता है, तो जब हम इसको आयनिक आयंस में ब्रेक डाउन करते हैं तो ऐसे कन्वर्ट हो जाता है ये ना, Cu2 प्लस एंड SO4 प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, आयनिक रिएक्शंस में हम कई बार देखते हैं। तो आपको पता है कि इसको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज आयंस, इन्हें हम कहते हैं आयंस। ठीक है, ये आयंस होते हैं। अगेन जो आयंस होते हैं ये भी चार्ज पार्टिकल्स ही होते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, उसके अंदर आयंस होते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अगर हम उन्हें एक ऐसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें जहां पर वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने लग जाएं, तो सर्किट में क्या होगा? करंट सेटअप हो जाएगा, जो आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी देखते हो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता क्या है? आपके जो आयंस होते हैं वो एक यूनिक डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, एंड इसकी वजह से सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें लिक्विड्स के केस में, तो लिक्विड्स के केस में आपके जो क्या बोलते हैं, करंट कैरियर्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो लिक्विड्स के केस में जो करंट कैरियर्स होते हैं वो आयंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। एग्जाम्पल में आप लिख भी सकते हो, जैसे हमने कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल लिया, Cu2 प्लस, ठीक है, कॉपर सल्फेट, Na पॉजिटिव हो सकता है, Cl नेगेटिव, एटसेट्रा। ठीक है, तो लिक्विड्स के केस में जो आयंस होते हैं ये हमारे करंट कैरियर्स होते हैं। ठीक है क्लास? गैसेस के केस में बात करते हैं। जो गैसेस के केस में, जब हम गैसेस की बात करते हैं तो अब गैसेस के केस में करंट कैरियर्स कौन से होते हैं? तो गैसेस के केस में जो कॉमन करंट कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो गैसेस के अंदर आप देखोगे जो करंट कैरियर सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट करते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड सेकेंडली कई बार क्या होता है गैसेस के अंदर, जैसे एक्सरेज वगैरह से या एक प्रेशराइज सिचुएशन में हम गैस को क्या करते हैं? आयनाइज कर देते हैं। तो जब भी हम गैस को आयनाइज करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते रहते हैं, साथ साथ उसके अंदर हमें पॉजिटिव आयंस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं गैसेस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस ये हमारे करंट कैरियर्स होते हैं। तो आप ध्यान देना क्लास, जब हम बात करते हैं सॉलिड कंडक्टर्स की तो करंट कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब हम बात करते हैं लिक्विड्स की, ठीक है, लिक्विड सिस्टम की, तो उसके अंदर जो करंट कैरियर्स होते हैं वो होते हैं आयंस। और जब हम गैसेस सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें ये दोनों होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, लेकिन आयंस कौन से होंगे? पॉजिटिव आयंस, क्योंकि नेगेटिव आयंस गैसेस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को ही कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ही होता है वो, वहां अलग से कोई नेगेटिव आयन होता नहीं है। ठीक है क्लास, इज दिस क्लियर? तो अलग अलग सिस्टम में हमारे करंट कैरियर्स क्या होंगे वो देखना हमारे लिए जरूरी है। क्लियर क्लास? आगे बढ़े, दिस इज शीट नंबर 3। भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन जस्ट अ सेकेंड। So class, next concept is electromotive force. Very very important, ठीक है, ध्यान से देखना। So next is electromotive force. ठीक है, now what is electromotive force class? ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक, क्या होता है, कई बार हम एक वर्ड यूज करते हैं फिजिक्स में जिसे कहा जाता है मिसनोमर। मिसनोमर का मतलब क्या होता है?
हाँ जी क्लास, मिसनोमर का मतलब होता है कि एक ऐसा नाम जो कि उसके कैरेक्टर से मैच नहीं करता। जैसे हम कहते हैं कि प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली अगर हम साइंस के नज़रिए से देखें तो प्लांट्स आर नॉट प्रोड्यूसर्स, दे आर एक्चुअली कन्वर्टर्स, जो क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो प्लांट्स प्रोड्यूसर्स नहीं होते, लेकिन हम बोलते हैं कि प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं। तो प्लांट का जो नाम है प्रोड्यूसर, वो एक मिसनोमर है, ठीक है। सो प्रोड्यूसर एज अ नेम इज अ मिसनोमर टू प्लांट्स, ठीक। एक एग्जांपल हम क्लास में भी लेते हैं, जैसे हमने कहा कि सपोज राहुल हमारी क्लास में है और राहुल का नाम हमने रख दिया ज्वाला सिंह। तो ज्वाला सिंह का मतलब है ऐसी पर्सनालिटी जो कि बिल्कुल तड़क भड़क के साथ गुस्से में रहता हो, लेकिन हमने जब राहुल को देखा तो बहुत शांत स्वभाव का है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि राहुल का नाम अगर मैं ज्वाला सिंह रखता हूँ तो वो एक मिसनोमर है, ठीक है। सिमिलरली क्लास, तो कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो याद रखना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ मिसनोमर। नाम में आपको दिख रहा है फोर्स है, लेकिन असल में ये फोर्स नहीं है, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, कह हम रहे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन असल में ये फोर्स ही नहीं है, असल में ये वर्क है, ठीक है। सो अगर कोई हमसे पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज एक्चुअली अ वर्क, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअली क्या होता है, वर्क होता है, ठीक। अब ध्यान देना, हमने जो जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, जो पिछले चैप्टर में पढ़ा है, वो क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपका पोटेंशियल होता है, ठीक है। यानी कि किसी भी चार्ज को हम सर्किट में जब मूव करवाने लगते हैं तो उसके लिए कितना वर्क हमें करना पड़ता है, वही आपका पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। अगर ये चार्ज यूनिट चार्ज है तो उस केस में आपका वर्क और पोटेंशियल सेम हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स क्लास हम क्या बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल इज इक्विवेलेंट टू वर्क, मैं नहीं कह रहा हूँ इक्वल टू वर्क है, बट इट इज इक्विवेलेंट टू वर्क, ठीक है। सो वर्क बेसिकली जब हम बात करते हैं सर्किट में कितना मतलब हमें वर्क करना पड़ेगा चार्ज को मूव करवाने के लिए, तो हमेशा हम बात करेंगे उसके पोटेंशियल की, कि सर्किट का पोटेंशियल कितना है, सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है क्लास। चलिए, तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं स्टार्ट करता हूं डिस्कस करना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ठीक। चलो, तो इसको हम बात करते हैं क्लास। हो क्या रहा है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर को देखते हो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, ध्यान से देखना क्लास, अगर मैं किसी भी कंडक्टर को देखता हूं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। तो आपके सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक यूनिक डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है क्लास। एंड इसकी वजह से इस कंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा कंडक्टर है, ठीक है, मैं इस कंडक्टर को नाम भी देता हूं, जो मेरा कंडक्टर है ए बी, इस कंडक्टर में मैं चाहता हूं कि करंट फ्लो हो, ठीक है। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनडिसिप्लिन्ड है, वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे, वो रैंडमली मूव करे जा रहे हैं, ठीक है, इधर उधर दाएं बाएं मूव कर रहे हैं, ठीक है। दे आर रिजेंबलिंग द मोशन ऑफ ए ड्रंकर्ड, ये एक शराबी के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो किसी भी डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है इनसाइड दैट सिस्टम। तो ऐसे केस में सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई इनको डिसिप्लिन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सर्किट में एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर को लेकर आते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि सर्किट के अंदर हम एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर को लेकर आते हैं, जिसका काम है कि इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करें, ये रैंडम डायरेक्शन में फ्लो ना करें, ठीक है। तो वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जाएं, इस तरीके से, ठीक है। वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जाएं। फिजिक्स की भाषा में वो जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है ना, वो बेसिकली क्या होता है, एक सेल होता है। वो क्या होता है, एक सेल होता है, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। तो जब हम एक सर्किट में सेल लगा देते हैं तो वो सेल इंश्योर करता है कि आपके सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक सेल हमने इसमें लगाया है वो सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है। आप देख सकते हो एंड ए आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, एंड बी आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। दैट मीन्स एंड ए और एंड बी के बीच में बैटरी की वजह से या सेल की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है, एंड उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपका चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन लिया है,
इलेक्ट्रॉन्स का मोशन उल्टा होता है, वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, ठीक है। जब हम चार्ज बोलते हैं तो आपको मैंने पहले ही बताया था, हमारे लिए चार्ज का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज इनिशियली, जब हम जनरल बात कर रहे हैं। तो जब मैं कहता हूँ चार्ज मूव करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, जनरली हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव करेंगे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। आप देख ही सकते हो कि आपका जो एंड ए है वो नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, एंड बी आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड, जस्ट समझने के लिए। तो आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, जाना भी चाहिए क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, एंड ऐसा होने से सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सो क्लास लॉजिक क्या है कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट तभी पॉसिबल है, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट तभी पॉसिबल है जब वहां पर एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर हो जो ये एंश्योर करे कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक यूनिक डायरेक्शन में फ्लो करे, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट तभी पॉसिबल है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स या जो हमने कहा कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर ये एंश्योर करे कि आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करें। जैसे हमारे एग्जांपल में वो काम कौन कर रहा है, एक सेल कर रहा है। तो सेल ने ये एंश्योर किया कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। तो किसी भी सर्किट में जब हम कहते हैं कि वो सोर्स, ठीक है, वो सोर्स जो सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक यूनिक डायरेक्शन में पुश करता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक यूनिक डायरेक्शन में मूव करने के लिए फोर्स करता है, ठीक है, तो उसी को हम कह देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसी फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है क्लास। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का शॉर्टकट में नाम होता है ईएमएफ, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ईएमएफ। क्लियर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का छोटा नाम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आपका कंडक्टर, ठीक है, जब किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं होता तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दे आर रिजेंबलिंग द मोशन ऑफ ए ड्रंकर्ड, वो एक शराबी के मोशन को रिजेंबल कर रहे हैं, तो वो हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम सर्किट में एक सेल कनेक्ट कर देते हैं, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक यूनिक डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू कर जाते हैं, और ऐसा होने से सर्किट में करंट सेटअप हो जाता है। तो किसी भी सर्किट में अगर मैं कह रहा हूं कि करंट सेटअप होना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन्स का एक स्पेसिफिक एक यूनिक डायरेक्शन में फ्लो होना कंपलसरी है। इट इज मैंडेटरी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ऑर्डर टू सेटअप करंट इन अ सर्किट, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये जो सेल है वो क्या कर रहा है, वो फोर्स कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को एक यूनिक डायरेक्शन में मूव करने के लिए, ठीक है। एंड यही एक्सटर्नल फोर्स जो क्या कर रहा है, जो कंप्रेस कर रहा है, या कंप्रेस करने की जगह हम कह रहे हैं जो एनफोर्स कर रहा है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स एक यूनिक डायरेक्शन में फ्लो करें, इसी को हम कहते हैं ईएमएफ। तो ईएमएफ बेसिकली क्या होता है, दैट इज द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ईएमएफ होता है सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हमने लेमन भाषा में, आम आदमी की भाषा में तो डिस्कस कर लिया कि ईएमएफ इज द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए अब मैं कहता हूं कि भाई इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, EMF is defined as maximum work, ठीक है, it is defined as maximum work in moving a charge, from one point to another, एक second, from one point to another, ठीक है क्लास। क्या मतलब हुआ, मान लो हमने कहा कि हमारे सर्किट में दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q। तो अगर मैं कहता हूं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को मुझे P से Q तक मूव करवाना है तो उसके लिए मुझे जो मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, उसी को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स जैसा मैंने कहा कि ईएमएफ फोर्स नहीं होता, ये वर्क होता है। इट इज द मैक्सिमम वर्क इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ऑब्वियसली जो चार्ज मैंने लिखा है वो कौन सा चार्ज होगा क्लास, वो चार्ज होगा हमारा टेस्ट चार्ज। तो मैं एक बार इसके ऊपर जस्ट हाईलाइट कर देता हूँ,
दैट इज टेस्ट चार्ज। आप जानते हो फिजिक्स में जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए कोई चार्ज कंसिडर करते हैं तो वो टेस्ट चार्ज होता है। सो अब मैं डिफाइन करूं ईएमएफ को तो ऐसा हो जाएगा, मैक्सिमम वर्क इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ सर्किट इज नोन एज ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्लास कि ईएमएफ क्या है। सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक, जिसकी वजह से सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का सोर्स क्या है, यानी कि ईएमएफ क्या है, ये वो एक्सटर्नल अरेंजमेंट है जो सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड तक मूव कर पाए, ठीक है, या चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर पाए, ठीक। चलो, तो सोर्सेज ऑफ ईएमएफ क्या है, तो इसके कई सोर्सेज हो सकते हैं। जैसे हमने कहा इसका सोर्स हो सकता है सेल, इसका सोर्स हो सकता है बैटरी, या फिर इसका सोर्स हो सकता है कोई जनरेटर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं, ठीक है, ईएमएफ के लिए सर्किट एक्सटर्नल मैकेनिज्म। आप देखो सेल जैसी सर्किट में लगाओगे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, बैटरी भी वही काम करती है, जनरेटर भी वही काम करती है, ठीक है। अगर हम ईएमएफ को और विजुअलाइज करना चाहें, ठीक है, इफ वी ट्राई टू विजुअलाइज कि बेसिकली ईएमएफ क्या है, ठीक है, तो इसको ऐसे समझो क्लास। मान लो मैं मार्केट गया और मैंने एक नया नया सेल खरीदा, बिल्कुल पैक्ड है, भी किसी ने यूज नहीं किया उसको। तो मैंने देखा कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैंने उसका वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस चेक करने की कोशिश की, ईएमएफ चेक करने की कोशिश की, तो उस पर लिखा हुआ था 1.5 वोल्ट, ठीक। मैंने क्या करा, उसे 10 दिन तक सेल में यूज किया, घड़ी में यूज किया, सॉरी, घड़ी में जब मैंने इसको यूज किया तो ऑब्वियसली अब जो उसकी वैल्यू होगी वो 1.5 वोल्ट से कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब मैंने एक न्यू सेल खरीदा तो इसका ईएमएफ जो उसके पैकेट पे लिखा हुआ था वो होता है 1.5 वोल्ट। जब मैंने उसे घड़ी में यूज कर लिया कुछ दिनों तक, जब मेरा सेल ओल्ड हो गया, ठीक है, अभी भी सेल के ऊपर तो 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं उसे किसी डिवाइस से मेजर करूंगा कि सेल का पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मान लो वो वैल्यू हो जाती है 1.2 वोल्ट, ठीक। तो ध्यान देना क्लास, जब आप सेल को नया नया खरीद के लाए थे मार्केट से, जब वो कभी भी सर्किट में यूज नहीं हुआ था, फ्रेश था, न्यू था, इस केस में किसी भी सेल के दोनों एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, दोनों एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम कहते हैं ईएमएफ। तो सिंपल टर्म्स में ईएमएफ इज द वोल्टेज ऑफ ए न्यू सेल, ईएमएफ इज द वोल्टेज ऑफ ए न्यू सेल। किसी भी नए सेल का जो कभी यूज नहीं हुआ है उसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम कह देते हैं ईएमएफ। और जब वो पुराना हो जाता है, जैसे मैंने कहा अब उसकी वैल्यू रह गई 1.2 वोल्ट, तो उस केस में हम जस्ट उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, तब हम उसे ईएमएफ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में क्लास, ईएमएफ इज अ स्पेशल केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी सेल में जब वो नया होता है, कभी सर्किट में यूज नहीं हुआ है, तो उस केस में जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को ईएमएफ कहते हैं। और जैसे जैसे वो पुराना होता चला जाता है हम उसे ईएमएफ के बदले बोलना शुरू करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपली हम उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, तब हम उसे ईएमएफ नहीं कहेंगे, ठीक है। चलो, तो इस लॉजिक से मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ क्लास, ठीक है, इस लॉजिक से मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ ईएमएफ की और सिंपल तरीके से। तो ईएमएफ, अगर हम सेल की बात करें, अभी तो हमने ईएमएफ जनरल बात की थी, अब मैं बात कर रहा हूँ ईएमएफ ऑफ ए सेल की, ठीक है। सो ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस across the electrodes, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस, ठीक है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है व्हेन सेल, जब आपका सेल नया है या सेल कभी यूज नहीं हुआ, तो उसको हम फिजिक्स में कहते हैं व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब वो सर्किट में कभी इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, तो इसी को कहा जाता है ईएमएफ ऑफ ए सेल, ठीक है। तो ईएमएफ का जनरल क्राइटेरिया तो हमने देख लिया। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ बेसिकली क्या है, ये सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है। अगर हम सेल की ईएमएफ की बात करें तो क्या होता है, कोई भी नया सेल जब आप लेकर आए वो कभी यूज नहीं हुआ है, तो उस केस में उसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, उसी को हम कहेंगे ईएमएफ, ठीक है क्लास। अच्छा, ईएमएफ को, जो हमारा सेल का ईएमएफ होता है, जनरली हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से,
और जो स्मॉल ई होता है आपका, ठीक है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले डेफिनेशन से हम कहते हैं इट इज इक्वल्स टू दिस। ये आपने पोटेंशियल वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, सेम चीज है। सो द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इज नोन एज ईएमएफ ऑफ ए सेल। इसी को सेल का ईएमएफ कहते हैं, ठीक है, क्लियर। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट का चक्कर लगाना है। एक यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट का चक्कर लगाने के लिए कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ती है, इसी को ईएमएफ ऑफ ए सेल भी कहा जाता है। ठीक है क्लास, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो। छोटा सा बात करेंगे यूनिट की, ठीक। तो ईएमएफ की अगर आप यूनिट की बात करते हो तो जैसे मैंने बोला इसकी यूनिट क्या है, जूल पर कूलम, या फिर हम लिखते हैं वोल्ट। तो जूल पर कूलम या वोल्ट से हम इसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, ठीक है क्लास, कोई प्रॉब्लम? नो भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखना क्लास, आपका जो सेल का ईएमएफ होता है, ठीक है, जब हम किसी सेल को ड्रॉ करते हैं, जैसे अगर आप केमिस्ट्री में बात करो, ठीक, तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ऐसे कुछ होता है आपके पास। एक जस्ट अ सेकेंड, हाँ एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। तो आपके पास एक कंटेनर होता है क्लास, पहले तो ऐसे, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है क्लास, एंड इसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन डाला होता है, प्रेफरेबली हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज करते हैं ना, तो इसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन डाला हुआ है ऐसे, ठीक है, एक सॉल्यूशन हमने डाला हुआ है। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड 1, ठीक है, एक एनोड होगा ऑब्वियसली, एक कैथोड होगा, ठीक है, एंड देन हमारे पास क्या है, ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं। ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेल का क्लास, ठीक। ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है या इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसे होता है, ठीक। मैं जो डिस्कशन करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि सेल का ईएमएफ किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो ईएमएफ ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है क्लास। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। आप डायग्राम को देखना, डायग्राम से ही आपको सारी चीज़ें पता लगेगी। सेल का ईएमएफ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। अब देखना क्लास, अगर मैंने इलेक्ट्रोड कॉपर का लिया, या फिर मैंने इलेक्ट्रोड गोल्ड का ले लिया, या मैंने किसी और मटेरियल का, ठीक है, अगर मैंने इलेक्ट्रोड यूज किया, तो क्या लग रहा है, क्या ईएमएफ में चेंज आएगा क्लास, यस नो? अगर मैं एक दूसरे मटेरियल का इलेक्ट्रोड ले लूं तो क्या ईएमएफ में सेल के चेंज आएगा, यस और नो? बिल्कुल आएगा। तो फर्स्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है, फर्स्ट। देन, ठीक है, अगर मैं, आप देखना क्लास, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, यानी कि इसके अंदर जो आयंस है वो और ऐड कर दूं, तो क्या इस केस में ईएमएफ में फर्क पड़ेगा क्लास, यस और नो? दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड, अगर मैं जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मैं कॉपर सल्फेट की जगह सोडियम क्लोराइड यूज कर लूं या कुछ और कर लूं, तो क्या फिर इसमें चेंज आएगा, क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन चेंज करने से ईएमएफ पे फर्क पड़ेगा क्लास, यस और नो? बिल्कुल पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं हाँ, इसे हम कहते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर चेंज होने से भी फर्क पड़ता है, ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एंड लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बता सकते हो क्लास क्या मिस कर दिया हमने, एक चौथा फैक्टर क्या है जिसके ऊपर बेसिकली ईएमएफ में क्या होता है, यहाँ पर आयंस का मूवमेंट है, आयंस कितना तेजी से मूव कर रहे हैं, कितने ज्यादा आयंस मूव कर रहे हैं,
तो इस केस में बता सकते हो कि क्या किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा ये? एक एक चीज़ हमने छोड़ दिया, किस क्या एक फैक्टर रह गया है? तो जो फोर्थ फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर किसका? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट का, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो आपको पता है ज़्यादा एनर्जी मिलने से आयंस का मूवमेंट तेज हो जाएगा। इफ दैट इज द केस, उस केस में ज़्यादा आयंस एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे एंड उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि आपका जो क्या बोलते हैं, सॉरी, आपका जो ईएमएफ है उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है क्लास, कोई प्रॉब्लम तो प्लीज पूछो। No, समझ में आ रहा है यहाँ तक?